नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हमारा यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसको चलिए हम शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें एक तरफ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग दिए गए हैं और वो कहाँ से लिए गए हमें मिलाना है। इसमें हमारा पहला है मौलिक अधिकार। दोस्तों, यह अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व या आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल दोस्तों यह जर्मनी से लिया गया और कैबिनेट व्यवस्था या दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय है। देश में एक अपीली का सर्वोच्च न्यायालय है। देश में एकल संकेतिक न्यायिक तंत्र का एक भाग, एकमात्र सक्षम न्यायालय जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों की सुनवाई करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देश में एकल समेकित न्यायालय तंत्र का एक भाग है यह। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। राज्य को दिए जाने वाले विशेष अनुदान का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है संसद द्वारा, ऑप्शन बी है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है नीति आयोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अनुदानों को दिया जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 115 और 116 में मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं अनुसूची 8 में सूचीबद्ध हैं। इसके अंतर्गत मैथिली और बोडो को भाषाएं कब सम्मिलित की गई हैं। ऑप्शन ए है 1992, बी 1967, सी 2004 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2004 में मैथिली और बोडो को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है केवल मौलिक अधिकार, केवल परामर्शी न्याय अधिकार, केवल अपीली न्याय अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भुगतान किया जाता है। ऑप्शन ए है भारत के संसद निधि से, ऑप्शन बी है संसद के द्वारा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत की संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन हो गया, या फिर हम कहें कैग का वेतन हो गया, या हम कहें कि जो भी रिटायर्ड राज्यपाल होते हैं उनकी पेंशन जो होती है वो भारत के संचित निधि से दी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल को निम्नलिखित में से किसका विश्वास खो देने पर इस्तीफा देना होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है वह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। हालांकि इसमें जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों का होता है। इसलिए जब कोई भी सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है या अपना विश्वास खो देती है तो उसे इस्तीफा देना होता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए है तीसरी, बी है 5वीं, ऑप्शन सी है 7वीं, ऑप्शन डी है 9वीं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है किसी भी राज्य के अंतर्गत जो चिन्हित अनुसूचित क्षेत्र है उनका प्रशासन और नियंत्रण के लिए कैसे किया जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके संपत्ति को अधिकार को मौलिक श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 48वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पहले हमारा मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार 19(1) का एफ हुआ करता था, उसे हटा करके आर्टिकल 300 के अंतर्गत रख दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। दोस्तों ऑप्शन ए है अनुच्छेद 163, बी है 164, सी है 166 और डी है 167। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 167 के तहत मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर 163 बताता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को या मंत्रिपरिषद को सलाह दे सकते हैं।
ऑप्शन नंबर 164 बताता है, आर्टिकल नंबर 164 बताता है कि जो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी वह राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तथा 166 हमें यह बताता है कि राज्य में जो भी कार्य किए जाएंगे वह गवर्नर के नाम पर किए जाएंगे। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी भारत चुनाव आयोग द्वारा, सी राज्य के चुनाव आयोग द्वारा, डी राज्यपाल के द्वारा। तो चाहे विधानसभाओं का चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रबंधन हो, या भारत चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 में मिलता है। राज्य चुनाव आयोग राज्य में होने वाली पंचायत के चुनावों का उल्लेख करते हैं तथा जो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उनका जो है प्रबंधन करते हैं। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के संविधान के किसी भी भाग में संशोधित करने का अधिकार की पुष्टि करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसके तहत आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया और यह बताया गया इसके तहत संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। संविधान में कौन सा भाग राज्य को देश में पंचायती राज्य संस्थाओं की स्थापना करने का निर्देश देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, यह संसद के द्वारा राज्यों में पंचायत की स्थापना की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 40 में दिया गया है। आप सभी को पता होगा संविधान संशोधन 72 एवं 73 के द्वारा, जो कि 92 और 93 में हुआ, शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण स्थानीय निकायों की स्थापना संवैधानिक रूप से कर दी गई है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में सही कथन है? ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। इसका उद्देश्य आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में भागीदारी बनाना है। परियोजना की लागत का 50% राज्य वहन करेगा, जबकि शेष 50% का योगदान इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे का विकास से संबंधित है। किसान को उनके खेतों की उपज बढ़ाने से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना है और इसमें कुल लागत का 50% राज्य देगा तथा 50% इच्छुक व्यक्ति देगा, जिसके बदले में वह जो भी व्यापार करता है, चाहे इसमें वह पशुपालन करे, चाहे ओपन जिम खोले, या हम कहें तो नस्ली सुधारता, जो पशुओं में नस्ली सुधारता केंद्र होते हैं, ऐसी चीज़ों को खोला जा सकता है। अग्निशामक केंद्र खोले जाते हैं और उसमें वह नाम अपने इच्छानुसार रख सकता है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 6,15,518.97 करोड़ रुपए था। बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट था, बिल्कुल सही है। 26 मई 2022 को संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, यह सही है। वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.96% है, सही है। बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है। यहाँ पर दोस्तों सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर माता और बेटी को कितनी धनराशि देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है माता को 2100, बेटी को 25,000, माता को 25,000, बेटी को 2100। ऑप्शन सी है बेटी को 50,000 और माता को 5100 रुपये। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसके अंतर्गत माता को 5100 रुपये और बेटी को 50,000 रुपये उसकी शिक्षा अथवा शादी के लिए दिया जाएगा। बस इसमें शर्त यह है कि बेटी का जन्म सन 2006 के बाद होना चाहिए। अगले प्रश्न पर हम अपने आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष सहकारिता दिवस की थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए, सही है। सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतरीन विश्व के निर्माण विषय के तहत यह सहकारिता दिवस मनाया गया भारत में। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल जीवन मिशन दोस्तों 2019 में शुरू किया हुआ मिशन है।
2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति कराना लक्ष्य है। बिल्कुल सही बात है। इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय आवास एवं शहरी मंत्रालय है। नहीं दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। इसका जो नोडल मंत्रालय वह जल शक्ति मंत्रालय है। केंद्र व राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 100% तथा अन्य राज्यों के लिए 50%। दोस्तों, अन्य राज्यों के लिए 50% है तथा उत्तर एवं पूर्वी राज्य के लिए यह 90:10 है, यानी 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार खर्च करेगी। 2020 में ग्रामीण क्षेत्र में 100% सफलता प्रदान करने वाला गोवा देश का पहला हर घर राज्य बन गया है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि अनुमान कितने प्रतिशत रहा है? ऑप्शन ए है 3.6%, ऑप्शन बी है 3.9%, ऑप्शन सी है 4.2% और ऑप्शन डी है 4.9%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3.9%। अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं हम। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा, पीसी महालनोबिस के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहला राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति में नियंत्रण किया जाता है प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के द्वारा, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा, यह गलत हो जाएगा। बैंक दर में वृद्धि के द्वारा, यह सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए दोस्तों क्या किया जाता है कि जो भी अर्थव्यवस्था में पैसा है उसे कम करने का प्रयास किया जाता है। जब प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर दी जाएगी तो भी लोगों को कर ज़्यादा देना होगा, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी होगी। सार्वजनिक ऋणों में जो वृद्धि दर है उसे बढ़ा दिया जाए तो भी पैसे में कमी होती है। और यदि हम बैंक दर से ऋण बढ़ा दें तो बैंक से लोग ऋण कर लेना कम कर देंगे, जिससे मनी फ्लो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करते हैं दोस्तों, तो इससे अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब कोई देश अपनी मुद्रा में अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। आयात सस्ते हो जाते हैं, निर्यात महंगे हो जाते हैं। गलत है। आयात महंगे हो जाते हैं, निर्यात सस्ते हो जाते हैं। आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं, आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं क्योंकि आपने अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर दिया है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, जैविक खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग कृषि। दोस्तों, यहाँ पे जैविक कृषि सही हो जाएगी, क्योंकि जैविक कृषि में हम कीट निवारक का उपयोग नहीं करते हैं, अन्य प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण में संरक्षण बढ़ता है या पर्यावरण हमारा सुरक्षित होता है। अगले प्रश्न है हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी विश्व आर्थिक मंच, डी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दोस्तों आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या रही है? तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सातवीं रैंकिंग। यहाँ पे हमें अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं और इसे हमें मिलाना है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी और इरेडा की स्थापना 1999 में हुई थी। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 224.3 मिलियन लोग अभी भी भारत में भूखे हैं।
अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन इंटरनेशनल लेबर सम्मेलन में 110वें सत्र में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भूपेंद्र यादव जी ने। यहाँ पे अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो शांति श्री पंडित जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, बिल्कुल सही है यह। धृति बनर्जी दोस्तों धृति बनर्जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है, यह गलत है, जो 2 से मिलाया गया है। निमाबेचार्य यह उत्तराखंड की नहीं बल्कि यह गुजरात की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। जगजीत पावड़िया यह अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों। इस तरह बी सी डी तीनों गलत हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर हम अपने आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 21/7/2022 की अधिसूचना जिसके द्वारा सरकार ने उत्तर प्रदेश में 4 अतिरिक्त वाणिज्य अदालतों का गठन किया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल उसमें से शामिल नहीं है? मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गाजियाबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, गाजियाबाद नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत चयनित युवाओं द्वारा प्रदेश के सभी आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सभी आकांक्षी नहीं, 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के द्वारा, यह हमारा गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी वाले इस कार्यक्रम में नियुक्त होने वाले युवा रिसर्चर्स को पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा, सही है। इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार के नीति निर्माण, प्रबंधन, परियोजना निष्पादन और निगरानी कार्यों से जोड़ना है, सही हो जाएगा। योजना के लिए आवेदनकर्ता की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, सही हो जाएगा। यहाँ पे 2, 3, 4 हमारा सही है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित नदी है। ए गोमती नदी, बी यमुना नदी, सी काली नदी, डी सरयू नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काली नदी को सबसे प्रदूषित नदी बताया गया है उत्तर प्रदेश नियंत्रक बोर्ड द्वारा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी दोस्तों? तो ऑप्शन ए 1500, बी है 2000, सी है 2500 और डी है 3000 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2500 रुपये। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर 2020 में मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 के अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक जीवन प्रत्याशा कितना करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर डी 69 साल। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने उत्तर प्रदेश राज्य में कहां पर रिवर रैंचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम को शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए ब्रिज घाट, गढ़ मुक्तेश्वर, संगम प्रयागराज, गंगा घाट वाराणसी, गौ घाट लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिज घाट, गढ़ मुक्तेश्वर। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। उज्बेकिस्तान में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस शहर को एससीओ की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाराणसी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नोएडा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 30 सितंबर को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा रेपो में 20% बेसिक पॉइंट बढ़ाया गया है, जिसके द्वारा 3 साल के उच्चतम स्तर पर यह पहुंच गया है। यह कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी 5.9% होगा दोस्तों। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है घास, फिर उसको टिड्डा खाएगा, उसको चूहा खाएगा, उसको सांप खाएगा, उसको बाज खाएगा, यही पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण होने पर हमेशा क्षय होता है। बिल्कुल सही है। खाद्य श्रृंखला में जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक स्तर पर लगभग 10% की बायोमास की हानि होती है। दोस्तों 10% बायोमास का हस्तांतरण होता है और 90% बायोमास की हानि होती है। तो यहाँ पे 2 नंबर गलत हो जाएगा। परितंत्रीय अनुक्रम की प्रक्रिया में एक क्षेत्र में रहने वाले पादप और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ साथ अलग अलग समुदायों की एक श्रृंखला द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। सही है। परितंत्रीय निकेत में वे सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाएं शामिल होती हैं जो कि प्राकृतिक वास में रहने के लिए आवश्यक है। सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 2 गलत हैं, इसमें 10% का ही हस्तांतरण होता है, 90% बायोमास की हानि होती है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हम। कचरा पदार्थ के वियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यौगिक निर्मुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है जब हम कचरे का वियोजन करते हैं तो इससे मुक्त होते हैं। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हम अपने। पर्यावरण प्रभाव आकलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? अमेरिका दुनिया का पहला देश है जहां पर पर्यावरण प्रभाव आकलन की नीति को अनिवार्य रूप से अपनाया गया था। सही है। पहली पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 1972 में तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित की गई थी। दोस्तों तो यह गलत हो जाएगा, यहाँ पे 1994 सही हो जाएगा। भारत में पर्यावरण प्रभाव का आकलन संबंधी प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा वैधानिक रूप से समर्थन प्राप्त है। सही है। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 का मसौदा 2006 की अधिसूचना का स्थान लेगा। सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए जी टांसले जी के द्वारा पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन FAO के तत्वाधान में 2022 में सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया है। सही है। इस वर्ष की थीम थी एक हरित, स्वास्थ्य और लचीले भविष्य का निर्माण। दोस्तों सही है। और इसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष पर किया जाता है। सही है। इसमें तीनों ऑप्शन हमारे सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत वन स्थितिकी रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वनावरण है। सही है दोस्तों। वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष से भरे क्षेत्र 2261 वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी सही है। मैंग्रोव वन के क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक है। सही है। वनावरण में सबसे अधिक कमी मणिपुर में दर्ज की गई। यह गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे अधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। ध्रुव की अपेक्षा भूमध्य रेखा में समुद्री लवणता की मात्रा में कमी आ जाती है। क्यों? यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। यह सही है। यहाँ पर बहने वाली नदियों की संख्या में अधिकतम समुद्र में मिलने वाली मीठे पानी की मात्रा समुद्र बढ़ जाती है। बात बहुत सही है, लेकिन बहुत समुद्र का पानी चूंकि बहुत ज़्यादा होता है और नदियों के पानी के मिलने से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, इसलिए केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? सियरा नेवादा जो कि USA में स्थित है। नहीं। ये फोल्ड माउंटेन का ऑप्शन है। ब्लैक फॉरेस्ट जो कि यूरोप में है। नहीं। सॉल्ट रेंज नहीं। एनाकोंडा रेंज। तो दोस्तों यहाँ पे एनाकोंडा रेंज सही हो जाएगा जो कि USA में स्थित है। बोथनिया की खाड़ी निम्नलिखित में किन देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है स्वीडन और फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, नॉर्वे एवं डेनमार्क, फिनलैंड और एस्टोनिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वीडन और फिनलैंड। विक्टोरिया झील किस देशों के बीच में सीमा बनाती है? युगांडा, तंजानिया, केन्या, रवांडा। तो दोस्तों विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया एवं केन्या इन तीनों देशों के मध्य सीमा बनाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का परिभ्रमण बिल्कुल सही है। वायुमंडलीय दाब बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण बिल्कुल सही है। सूर्य ताप बिल्कुल सही है। महासागरीय लवणता बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिसमें सारे होंगे वही सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। आज हमने लगभग 51 प्रश्नों पर
चर्चा की। आपसे मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम 50 और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।